चलिए एनसीईआरटी का टॉपिक आज जो है सेकंड है। और अब टॉपिक वन हम लोग देख चुके थे, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों देख चुके थे, क्योंकि आपको बखूबी पता है कि आज के डेट में जितने सारे भी अभी वर्तमान समय में एग्जाम हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड जो है सवाल आ रहे हैं, और जो लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं उनको काफ़ी इजी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है लिख कर के तैयारी करें, क्योंकि आपको बखूबी पता है कि हमारे आँखों पे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ तो ऑनलाइन की बात है, ऑफलाइन में तो कुछ बेहतर समझ आती भी है, लेकिन ऑनलाइन है तो यहाँ पे जल्दीबाजी में 1/10 सेकेंड आपके रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, आप जानते हैं इस बात को। तो मैं तो यही कहूँगा कि लिख करके इसको एक बार दो बार पढ़िए, तब जा करके बेहतर हो पाएगा। अन्यथा जो है आप एक बार किसी का जो है बढ़िया सजावटी पीडीएफ से पढ़ते हैं तो वो आपको याद नहीं रहता है। आपको भी पता है, आपने जो है इमेजिन किया होगा इन सब चीज़ों को, तो लिख करके कीजिए, है ना। लिखने के लिए तो पीडीएफ बनाने के लिए तो मैं जितना समय इसको बनाने में, यानी कि खोज खोज करके एनसीईआरटी से जो सवाल लेकर के आ रहा हूँ, तो इसको बनाने में समय लगाता हूँ, लिखने में तो उतने समय में मैं पीडीएफ बना सकता हूँ इजीली। लेकिन नहीं, मैं जो है कलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ और लिख करके यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? पित्तल है, ग्लूकोज है, जंग है और साधारण लवण है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा पित्तल। मिश्रण की बात किया गया है, पित्तल जो है किसका मिश्रण है? तो आप सभी को पता होगा कि इसका एक सिंपल ट्रिक होता है, पिताजी, है ना। पिताजी इसका सिंपल ट्रिक है। इस पित्तल हो गया, और तांबा और जिंक इसका जो है मिश्रण हो गया। तो तांबा और जिंक याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बहुत पहले, अब जो है बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इतना इजी है कि अब एग्जाम में इजी चीज़ों को बिल्कुल कम पूछा जाता है, कम मात्रा में, है ना, 20 से 30%। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएगा? एक में है समान लवण, और दो में है रेत, तीन में है पानी, और फोर में है आपका नींबू का रस। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा, यानी कि समान लवण और नींबू रस। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे है 3, 3 है और 4 है, यानी कि आपका पानी और नींबू का रस, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रेत और नींबू का रस, ये बिस्मांगी मिश्रण, क्योंकि थ्योरी में अभी आपने देखा है, अभी उसको हम करवाए थे कि बिस्मांगी मिश्रण की बात की गई है यहाँ पे। तो 2 और जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। धातु और अधातु के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत के बारे में पूछा गया है। तो सभी धातुएं तन्य होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सभी अधातुएं तन्य होती है, ये बात भी जो है बिल्कुल सही है। समानतः धातुएं तन्य होती है, ये वाली बात गलत है। कुछ अधातुएं तन्य होती है, ये वाली भी बातें जो है सही है। तो इसका देख लीजिए कौन में है, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 ए में है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिल्कुल कम समय में जो है जितने भी इम्पोर्टेंट हर वो टॉपिक से बनेगा सवाल एनसीईआरटी का, वो मैं आपको करवा दूंगा। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींच करके तार बनाया जा सकता है, तो तन्यता कहते हैं, भंगुरता कहते हैं, या आघात वर्तनीयता कहते हैं, या चर्मलता कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका तन्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए एक जो है न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, ये आपका सेकंड नंबर टॉपिक में दिया गया है 9th क्लास में। 1 बिलियन में 500 ग्राम जो है जल और 50 ग्राम साधारण नमक का जो है मिश्रण किया गया है, बिलियन की सांद्रता जो है पूछा गया है। सबसे पहले तो ये 500 ग्राम और 50 ग्राम को हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, आप याद कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल ईजी है, बहुत जो है ये टफ नहीं है। तो विलयन की सांद्रता निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान होता है। अभी आपने थ्योरी में देखा था कि विलेय जो है वो कम मात्रा में होती है, तो कम वाला हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि कितना दिया गया था? 50 दिया गया था, तो 50। तो यहाँ पे हम 50 ग्राम को ऊपर लिख देंगे, है ना। तो विलेय बोला गया, विलेय मतलब होता है कम मात्रा में, तो 50 ऊपर लिख देंगे, और नीचे में जो है आपका इसको ऐड कर लीजिएगा, तो 550 हो जाएगा। गुना में 100 है तो 100 दे देंगे, इसको इसको से काट दीजिएगा, है ना।
तो 10×5 = 50 और 11×5 = 55, तो ये ऊपर में हो गया 100/10 का 100, यहाँ से गुना करिएगा और यहाँ पे है 11। अब इसको जो है भाग लगाइएगा तो आपका जो है रिजल्ट निकल करके आएगा 9.09%, यानी कि लगभग जो है 9%। तो यहाँ पे 9% आंसर दिया गया है। बिल्कुल ईजी है, बहुत जो है टफ नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं भाई बताइए? अणु कहते हैं, कण कहते हैं, विलयन कहते हैं या अवयव कहते हैं? छठा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलेगा, दो कणों से मिल करके जो पदार्थ बनेगा उसको हम विलयन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 7 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में किस में होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन इन 4 ऑप्शन में से किस में होता है? अम्लीय विलयन में, कोलाइडी विलयन में, या क्षारीय विलयन में, या विद्युत अपघटन विलयन में? करेक्ट आंसर क्या होगा जरा बताइए। तो ये हो जाएगा कोलाइडी विलयन में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कोलाइडी विलयन में होता है। आगे आगे इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल जो है आपका छपेगा। कहा जा रहा है कि धुआं किस प्रकार के कोलाइड का एक उदाहरण है? धुआं तो ये है, एरोसोल है या जेल है या पायस है या विलयन है? सबको पता होगा अमूमन, अगर आप पढ़े होंगे, ढंग से पढ़े होंगे बेहतर तरीके से, तो आपको याद होगा। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर आपका एरोसोल हो जाएगा। धुआं जो है किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है? तो एरोसोल का। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि 1.1 मोल सल्फर परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा बताइए। तो भाई सबसे पहले सल्फर का जो है आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे नीचे में हम लिख भी दिए 32 होता है। और इसको जो है 1.1 मोल सल्फर का द्रव्यमान निकालना है, तो दोनों को इजीली गुना कर लेना है। गुना कीजिएगा 35.2 ग्राम निकल करके आ जाएगा, जो कि जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल को देखते हैं। याद नहीं रहेगा सल्फर का जो है द्रव्यमान, तो वो आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपका गलत हो जाएगा। तत्व एलिमेंट शब्द का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तत्व शब्द का, और कब शब्द का प्रयोग किए थे, यानी कब दिए थे शब्द को? तो बताइए। ए में है आपका रॉबर्ट वायल है, 1661 है, और यहाँ पे लेवासिए है 1652 है, मेडलिफ है आपका यहाँ पे 1656, चैडविक है 1660। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट वायल हो जाएगा। 1661 ईस्वी में इन्होंने जो है तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निलंबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये टोटल जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, टोटल जो है सेकंड टॉपिक में चैप्टर 2 में आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी साइंस में मिल जाएगा देखने को। निलंबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभी हमने थ्योरी को देखा था, तो जरा बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है। कहा जा रहा है कि विलेय के कण थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, और निलंबन जो है कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, कणों को नगण्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और निलंबन में तो भाई कणों को नगण्य आंखों से देखा जा सकता है, ये बात सही है, अभी हमने पढ़ा था। निस्यंदन द्वारा कणों को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है निलंबन में। तो ये वाली बात तो भाई क्या है, गलत है, ये भी गलत है आपका। कहा जा रहा है कि विलयन के कण थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, ये वाली बातें जो है बिल्कुल सही है ना? सभी के सभी क्या है, गलत है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का है ना? थोड़ा सा आपको जो है उलूल जुलूल टाइप का लगेगा, फिर भी आपको एक बार देख लेनी है। पर डे जो है हर टॉपिक से हम आपको 20-25 सवाल लेकर के आएंगे, है ना? जल को सर्वात्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है क्योंकि जल जो है सर्वत्र उपलब्ध है, जल प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, या पृथ्वी
जो है यह जल जो है पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा हुआ है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस तत्व की पहचान करें जो उपधातु क्या है नहीं है, पूछा गया है। तो जर्मेनियम, जेनॉन और यहाँ पे पोलोनियम और यहाँ पे ट्यूरियम, ये भी सवाल जो है एनसीईआरटी में है, तो इसका करेक्ट आंसर जेनॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, पूछा गया है। पेंट, वायु, सीमेंट, लवण, कौन यौगिक है? 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो लवण जो है एक यौगिक है, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि कोलाइड के कण आकार की परास किसके बीच होती है? कोलाइड के कण का जो है आकार की परास किसके किसके बीच होती है? तो 10 के पावर -9 मीटर से लेकर के आपका 10 के पावर -6 मीटर है। यहाँ पे 10 के पावर -10 मीटर से लेकर के 10 के पावर -12 मीटर है। यहाँ पे 10 के पावर +7 मीटर से लेकर के आपका यहाँ पे 10 के पावर +10 मीटर है, और यहाँ पे है आपका 10 के पावर -5 मीटर से यहाँ पे 10 के पावर माइनस जो है 7 मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलाइड के कण आकार की परास किसके बीच होती है? और ये एनसीईआरटी में है भैया। और एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट लिखे गए हैं उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, आने वाले एग्जाम में बेहतर करना है तो 10 के पावर जो है -9 मीटर से लेकर के 10 के पावर -6 मीटर तक कोलाइड के कण की आकार की परास होती है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर यहाँ पे सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है ना? नहीं है पे ध्यान देना है ना? तो लोहे का जो है पायन है, 1 में लोहे को जो है गलन है, और 3 में है लोहे में जंग लगना। तो इनमें से जो है कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि भौतिक परिवर्तन है। तो बताइए 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया गया है कि केवल 2 और 3, तो 2 और 3, यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ पे केवल 3, यहाँ केवल 1। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, यानी कि लोहे का पायन और लोहे को गलन, ये जो है भैया भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो है लोहा में अगर जंग लग जाएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, आपको पता है बखूबी। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 बिलियन के 50 ग्राम। देखिए एक और न्यूमेरिकल टाइप के सवाल है जो टॉपिक में दिया गया था, हमने ले लिया है। तो 1 बिलियन में डाटा इधर उधर हो सकता है, बट टॉपिक में है ना? 1 बिलियन में 50 ग्राम चीनी को 350 ग्राम जल में घोला जाता है द्रव्यमान द्वारा। द्रव्यमान परसेंटेज के रूप में बिलियन की सांद्रता क्या है ना? द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान परसेंटेज पूछा गया है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो है फॉर्मूला वही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत आपको जो है थोड़ा सा उलझाने के लिए दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। विलेय का द्रव्यमान ऊपर में लिख लीजिएगा, इसको दोनों को जोड़ लेना है। 350 ग्राम और 50 ग्राम को पहले जोड़ लीजिए, और विलेय मतलब कम, है ना? यहाँ पे जैसे कि आपका दिया गया है चीनी और जल है, तो चीनी वैसे भी कम रहेगा, जल ज़्यादा रहेगा, है ना? घोल बनाइएगा तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 50 हो जाएगा ऊपर में, और इसको जोड़िएगा तो 400 हो जाएगा नीचे में, गुना 100 है तो 100 लिख देंगे, काट दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य, और इसको बरचौका 48, तो 12.5 यहाँ पे आंसर है, लगा दीजिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से विलेय को पृथक कर सकते हैं? देखिए बिलियन से विलेय को हम किस विधि द्वारा जो है अलग कर सकते हैं? बाष्पीकरण विधि द्वारा, अपसादन विधि द्वारा, संघनन विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। कटकुट का मतलब समझ जाइएगा, शॉर्ट में कम समय में जो है तैयार किया गया है। तो भाई इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? तो ये हो जाएगा बाष्पीकरण। विलयन को विलय से अलग करना है तो उसको हमको बाष्पीकृत करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर यहाँ पे सवाल है। निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है पूछा गया। मोमबत्ती का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, जल में जो है लवण का घोलना, और लकड़ी को काटना। तो देखिए मोमबत्ती अगर पिघल जाएगा तो उसको दोबारा हम बना लेंगे, तो ये तो भैया भौतिक परिवर्तन है।
जल में लवण का घुलना, तो इसको भी हम अलग कर लेंगे तो ये भी हमको प्राप्त हो जाएगा। लकड़ी को अगर जो है काट देंगे, कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक प्रक्रिया है और इसमें जो है परिवर्तन है, सॉरी रासायनिक परिवर्तन है। आप एनसीईआरटी में बहुतों जगह जो है ये बात मेंशन करी गई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को जिनको पता है तो ठीक है, अन्यथा एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। जिनको नहीं पता है तो जरूर से लिख करके इसको कीजिएगा। पर डे जो है 20-25 सवाल हम लेकर के आएंगे इम्पोर्टेंट। जितना बड़ा टॉपिक होगा उतना ज़्यादा सवाल रहेगा, जितना छोटा टॉपिक रहेगा उतना कम सवाल रहेगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं। जुड़िएगा, लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल संध्या 6 बजे।